This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। फूड सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया भर में आजकल इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें अरब पेनिनसुला का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें और अरब ममालिक की बात कर लें, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि आने वाले दिनों में खुराक के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और वो सरमायाकारी लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो रही है, इसलिए कि ये सिर्फ 10, 20 या 30 साल की बात नहीं है, सदियों की बात की जा रही है कि आने वाले कई सालों में खुराक की दस्तयाबी कितनी ज़्यादा मुमकिन हर मुल्क कर पाएगा अपनी पॉपुलेशन के हवाले से। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2012 में 105 ममालिक के इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 75th था, 75वें नंबर पे पाकिस्तान था इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। श्रीलंका भी बेहतर पोजीशन पे था, कोई 62nd पे था। इंडिया भी बेहतर पोजीशन पे था, कोई 66 पे था। बांग्लादेश हमसे नीचे था, 81 पोजीशन पे था। 81वीं पोजीशन थी बांग्लादेश की। पाकिस्तान जो एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के हवाले से फिर ये बातें भी सामने आती हैं कि जी हमें तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि अगर हम चावल की बात करें तो हम अक्सर सरप्लस होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 से 7 मिलियन टन की पैदावार होती है तो हम काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिकदार में चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तकरीबन 2 से ढाई अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं चावल की। गंदम के हवाले से भी बाय एंड लार्ज कोई मसाइल एज सच इतने नहीं रहते। इस वक्त अगर हम बात करें तो सरप्लस की बात की जा रही है कि जी पिछले कोई 2-3 साल में प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स के पास काफ़ी सरप्लस ग्रेन मौजूद है, चाहे हम वो गंदम की बात कर लें। फिर चावल के हवाले से हम देख रहे हैं कि आजकल प्राइसेस भी ख़ासतौर पर पिछले दिनों में काफ़ी कम हो गई थी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई 5-6 महीने पहले खैबर पख्तूनख्वा के फूड डिपार्टमेंट ने एक इंसाफ फूड सिक्योरिटी के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया। कोई 1 अरब रुपए का प्रोग्राम था और उसमें ये कहा गया कि जी किसानों को इस हवाले से फैसिलिटेशन मिलेगी, सहूलत मिलेगी, सीड बीज मुहैया किया जाएगा और उसके ज़रिए यील्ड में काफ़ी बेहतर इजाफा होगा। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम मनी बात करें तो अगर 1 अरब रुपए खर्च करेंगे तो तकरीबन 5 अरब रुपए वसूल होंगे हुकूमत को, बिकॉज़ ज़ाहिर किसानों को एक बेहतर अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उससे यील्ड बढ़ेगी तो सूबे को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इस हवाले से भी इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो इक़दाम कितने ज़्यादा सफिशेंट है। और ख़ास तौर पे हम माल मवेशी के हवाले से बात करते हैं, लाइव स्टॉक के हवाले से बात करते हैं। लाइव स्टॉक की जब बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि हमारी GDP में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवरऑल शेयर कोई 22 से 23% है, तो सिर्फ लाइव स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो लाइव स्टॉक का शेयर तकरीबन 11% के करीब है। बहुत ज़्यादा अहम सेक्टर है, लेकिन इस अहम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया महफूज हुसैनी साहब ने, एक प्रोग्रेसिव फार्मर। महफूज साहब प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं और आपके साथ अच्छी फरमाइश शम्सुल इस्लाम साहब बिजनेसमैन हैं। महफूज साहब आपसे आगाज़ करते हैं, ये फरमाइएगा कि हुकूमती सतह पे फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उससे मुतमईन है आपके? ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, अफोर्डेबिलिटी की और क्वालिटी की, यही 3 डिटरमिन है ना, वाकई सही इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं तो इस ज़मरे में जो पहला जुमला कहूँगा, सॉरी टू से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद, कि गवर्नमेंट को कोई होश नहीं। इशू ये है कि फूड सिक्योरिटी क्या है और इनसिक्योरिटी जो है इसकी डेफिनेशंस क्या है। देखें, ये कैपिटलिस्ट दौर है और इस कैपिटलिस्ट दौर में विल कंटिन्यू विद नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है, वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बताइएगा महफूज साहब कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं सफिशिएंट नहीं है? नहीं, सफिशिएंट यूँ नहीं है कि देखें एक क्या है फूड सिक्योरिटी को पहले समझना चाहिए।
इशू ये है कि दुनिया में इस वक्त जो फूड सरप्लस स्टॉक्स मौजूद हैं वो इस वक्त तारीख की जो बुलंद तरीन सतह है उनमें मौजूद हैं, जिनमें वीट भी है, जिनको सीरियल्स जिसकी बेसिकली जिसमें चावल भी आ गया, जिसमें मेज़, स्टेपल फूड की खास तौर पे बात करें, स्टेपल फूड की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। इशू ये है कि एक तो वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड पावर वो क्या चाहते हैं और वो आगे क्या देख रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो सूरत हाल है उसमें क्या सूरत हाल है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि फूड को आगे चल के जैसे पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह फूड को भी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एक जंग का तरीका है उन्होंने अपनाया है। इसमें इन्होंने ये किया है कि इस वक्त एक आर्टिफिशियली फूड की प्राइसेस कम है। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे के हिसाब से सब्सिडाइज करता है, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, आपके चाइना, आपके इंडिया, उन्होंने इसको आर्टिफिशियली फूड की प्राइसेस को हाफ में भी उससे भी नीचे किया हुआ है ताकि भले फूड की जो है वो सरप्लस क्वांटिटीज़ डेवलप हों। अब उसमें उन्होंने, क्योंकि ये हुआ क्या है कि हम पाकिस्तान जैसे जो एग्रीकल्चर जो वो हैं, हमें इस वक्त फार्मर को पिछले 4-5 साल से इशू ये है कि उसको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी बढ़ गई है कि उससे जो कम्युनिटी प्राइस है वो उसमें लॉस खा रहा है, कंटिन्यूस लॉस खा रहा है। इस वक्त की बहुत ख़राब पोजीशन तो ये कई साल से चल रहा है। और कैसे अब वो मजबूर है कि वो देखे कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें वो ज़्यादा यील्ड ले सकेगा। वो मजबूरन सर्टिफाइड सीड पे जाएगा, मजबूरन जो इम्पोर्टेड सीड्स पे जाएगा, मजबूरन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे जाएगा। ये तरीका जहाँ पे आपने देखा कि WTO में भी उन्होंने ये कोशिश की कि आपकी सारी चीज़ों के ऊपर उनको कंट्रोल हो। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सरप्लस स्टॉक मौजूद है, मगर थर में लोग भूख से मर रहे हैं, मगर चोलिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। यही सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है कि आपके एक खित्ते हैं जहाँ पे अफ्रीका के खित्ते हैं या अफगानिस्तान, वाकई थर में लोग भूख से मर रहे हैं। बिल्कुल भूख से मर रहे हैं। है। गवर्नमेंट क्या कहती है? थर में कौन सी जगह पे? थर में उमरकोट है, मिट्टी है, छाछरो है, इस्लामकोट है। अगर आप उनके दूर अफ्तादा मुकामात पे, रीज़न ये है कि वहाँ की खुद की क्रॉप नहीं हुई। अच्छा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अभी पिछले हफ्ते में 3 दिन रह के आया हूँ वहाँ पे। इस्लामकोट गया, वहाँ इस्लामकोट के बाज़ार में हर जगह हम घूमे। मिट्टी बहुत बड़ा शहर है। मिट्टी तो मैं आपको बताऊँ कि कराची में काफ़ी ऐसे अच्छे एरियाज़ हैं, उनसे बेहतर मिट्टी लगा। हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। लोगों से बातचीत की, फिर वहाँ पे आरओ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, पानी तकरीबन हर गांव में आरओ प्लांट लगा हुआ है। ये वाकई एक परसेप्शन है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो समवॉट ये है कि मसाइल नहीं है, पता नहीं क्यों इस चीज़ नहीं, ये ऐसे जैसे आप मिठाई की दुकान पे चले जाएं, बहुत सारी मिठाई पड़ी हुई है। बात ये है कि कितनी अफोर्डेबिलिटी है, कितना एक्सेस टू द फूड है, कितना आपको फूड से डिनाइल किया जाता है। देखिए मिट्टी में ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी है, वो बहुत 90% से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने वहाँ कारोबार सेट किए हुए। लेकिन क्योंकि वो खुद कैपिटलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, उनकी कम्युनिटी कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझती है, तो वो इस चीज़ को उन्होंने, अब देखिए ना, मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी ये है कि फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू द फूड, आपके पास फूड बहुत। अब देखिए ना, अमेरिका है या यूरोपियन यूनियन है, दुनिया के ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो हैं ग्रेन्स के, वो ये 2 इलाके हैं। अगर रशिया और चाइना को छोड़ दिया जाए, इंडिया को छोड़ दिया, तो फ्रांस और USA। फ्रांस। अब अगर हम ये देखें कि आप आगे चल के ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने उसमें ले लें थ्रू दी आपकी ट्रेड जो है आपकी एग्रीमेंट्स हैं, थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गई, या थ्रू आपने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोगों ने आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया। अब आपको क्या होगा, आपने सारा फूड लेके ले लिया। आइंदा 4-5 साल में आप देखिएगा फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा। आई एग्री विद हिम। मैं समझता हूँ शम्स साहब के, महफूज साहब ने जो बात की है, मेरा ये अपना तज़िया है कि बिल्कुल ठीक बात की है कि आने वाले सालों में एक तो खुराक की अगर हम बात करें तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी पूरी दुनिया में। और यही बात जो महफूज साहब ने की कि आने वाली जंग जो है वो पानी पे और ख़ुराक पे ही होगी। और तीसरी बात है कि अवेलेबिलिटी, जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो हम यही बात करते हैं कि जी अवेलेबिलिटी के लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल है। दूसरी बात है कि अफोर्डेबिलिटी की बात, कि वाकई देखें इनकम लेवल की बात करते हैं कि इनकम लेवल क्या है, फिर इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है कि लोग उसको अफोर्ड कर पाते या नहीं। फिर असल जो चीज़ है वो है क्वालिटी, न्यूट्रिशन, उस ग्रेन की क्वालिटी कैसी है। हमारे मुल्क में इस चीज़ को देखा जा रहा है। शुक्रिया खलील साहब। पहले तो मैं उनकी जो बात है पूरी तरह से उनसे इत्तफाक नहीं करूँगा जी,
क्योंकि फूड की अगर आप समझ रहे हैं कि अगले 4 साल में पानी की कमी इस खित्ते में पाकिस्तान में कमी हो सकती है। बहुत सी कंट्रीज़ ने, हमारे नेबर में भी देखे, उन्होंने रिजर्वायर बिल्ड कर लिए हैं, हमने उसको इग्नोर किया और अब पानी को ज़ाया कर रहे हैं मुसलसल। पानी की कमी हो सकती है और हथियार के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, जंग भी हो सकती है इसके ऊपर, पानी के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया ने मास स्केलिंग पे ग्रोइंग की है। आप सही करें, एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज दुनिया में, और हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा नेगलेक्टेड है। हमारे यहाँ जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं वो पता नहीं या तो कट पेस्ट होता है या इंटरनेट पे जो देखते हैं उसको चेंज किया और लगा दिया। आपने कोशिश ही नहीं की। 60s में जो आप ग्रो मोर क्या लेकर आए थे वो आज तक ग्रो मोर पे ही चले आ गए। आपने उसकी इनपुट कॉस्ट कम करनी थी ग्रोअर की। जब ग्रोअर जो है, जब आप उसको सपोर्ट प्राइस ज़्यादा देते हो तो उसको एक लालच आती है कि मैं ग्रो ज़्यादा करूँगा। मेरी गंदम अब 1300 रुपये मन के हिसाब से गवर्नमेंट खरीद लेगी, मेरा आज वो चावल जो है वो 2000 रुपये मन के हिसाब से गवर्नमेंट खरीद लेगी। सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए पॉलिसीज दुनिया में जो होती हैं, अगर ब्यूरोक्रेट देखता है तो वो ये देखता है कि उसके पुराने जो है वो क्या करते आए थे, उस 60s से वो कंटिन्यू चला आ रहा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने बेस्ट ब्यूरोक्रेसी देखी है 60s में, जब अयूब खान का दौर था। उसके बाद से जवाल पजीर हुई। उन्हीं लोगों में से 60s में से डॉक्टर महबूब अल्लाह भी थे, जिनकी 5 ईयर प्लान लेके कोरिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारे लोगों ने उसको इम्प्रूव नहीं किया, एड्रेस नहीं किया कि मेरे ग्रोअर की प्रॉब्लम क्या है। क्या उसके पास ज़मीन अच्छी नहीं है, पानी नहीं है, या उसके पास जो सिस्टम है उसका फाइनेंशियल सिस्टम वो कैसा है, वो बोरो कहाँ से करता है, क्या वो बैंक से बोरो करता है या वो अपने ही आड़तियों से पैसे एडवांस में लेके और फिर उनके हाथों बन जाता है। ये कल्चर पाकिस्तान में डेवलप होता चला गया। हमने ग्रोअर को ये तो कहा उगाओ, लेकिन जब वो उगा के क्रॉप ले आया मंडी में तो उसको इतना जलील किया कि वो बेचारा, बाज ऐसे भी मैंने देखे हैं कि आलू के काश्तकारों ने अपना आलू वहीं ज़ाया कर दिया खेतों में, गंदम को जलाया गया। बहुत सा ऐसा होता है कि लोग अपने आप को वो कहते हैं कि क्या करें, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं, आपने फार्म को मंडी से लिंक नहीं किया। आपने एक मैकेनिज्म डेवलप करना था कि ग्रोअर लेकर आए, उसको आप साइलोज पाकिस्तान में आप देखें। मैं आपकी फिर कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम रखा हुआ ना, ये वही पुरानी पॉलिसी चली आ रही है, प्रोक्योर कर लो। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। आप 600 अरब रुपया खर्च करते हो कमोडिटी ऑपरेशन पे, आप उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी पे लेकर आओ और साथ में इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कम्पीट कराओ, ग्रोअर को एक सपोर्ट दो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट चाहिए। साइलोज कितने बिल्ड हो गए आपके ग्रोइंग एरियाज में, अभी बैठे हैं बताएंगे कितने साइलोज हैं। अगर इनके पास गंदम वाफर है या चावल वाफर है तो क्या ये स्टोर कर सकते हैं? ये मजबूर है उस वक्त जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो मंडी में बेच दें, वरना ज़ाया हो जाएगा। वो जो हारी बेचारा अपने गांव से लेकर आता है मंडी में तो वो वापस ले जाने की ताकत भी नहीं रखता, क्योंकि उसने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है, लोगों को देना है, उसके 100 चीज़ें होती हैं। एक और हमारे कल्चर में शामिल है कि जब क्रॉप आने वाली होती है थाना कचहरी के वाक़यात हो रहे होते हैं, आपने देखा बड़ी तेज़ी से ये बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है कि उनकी जो इनकम है वो सख्त कर ली जाए और वो गरीब ही रहे। तो पाकिस्तान में एड्रेस करते कि आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी में यही है कि अवेलेबिलिटी हो, उसके विद इन मीन्स हो, अफोर्डेबिलिटी, और फिर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंज्यूमर। तो क्या पाकिस्तान में आज जो इनटेक ली जा रही है कैलोरीज़ की, क्या वो उस स्टैंडर्ड पे है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि 2500-2000 के बीच में आपको होना चाहिए? नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ये सही कहते हैं कि बम्पर क्रॉप पड़ी हुई है पाकिस्तान में, 5.1 मिलियन टन वीट का स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है। इसी तरह से शुगर 2.9 मिलियन टन पड़ी हुई है। इसी तरह से आपका राइस अबाउट 5 मिलियन टन पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके होते हुए देखिए, एक आपने एक फैशन बना दिया कि 4-5 मेजर क्रॉप उगाओ, कॉटन उगाओ, शुगर केन उगाओ, वीट उगाओ, राइस उगाओ। उसके बाद आप हाई वैल्यू पे प्रमोट करने ही नहीं गए, उनको माइनर क्रॉप करके उसको चैप्टर क्लोज कर दिया। आज अगर ये दालें उगा रहे होते, अगर आज ये इंटर क्रॉपिंग कर रहे होते कि अपनी राइस के अंदर ही वो उसमें लेग्यूम्स को ग्रो कर दें, आज अगर ये अपने चल के आते तो इसी पे दो चीज़ें, ये जो आपने बात की है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डाइवर्सिफिकेशन पे नहीं गए, लेकिन अगर हम जाएं यहाँ कराची से तो गुलारची पे मैंने कुछ देखा कि सनफ्लावर की फसलें तो काफ़ी उगी हुई हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, जो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है तकरीबन $1.5 अरब की तो मिनिमम हम करते हैं। ये जो सनफ्लावर की क्रॉप हो रही है, इसको क्या हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही जो इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आगे क्यों नहीं जा रहे हम? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन आदमी तब जाएगा जब एक क्रॉप एक्टिविटी या एग्रीकल्चर एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी है। ये कोई खुदा ये कोई आपके देखिए, बात ये है कि आप अगर क्रॉप लगा रहे हैं सनफ्लावर की, उसका सीड आप इंपोर्ट कर रहे हैं थ्रू
इंटरनेशनल जो सीड के प्रोड्यूसर्स हैं, इस ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वो फिर आप यहाँ लगा रहे हैं। आपकी पर एकड़ कॉस्ट आपकी 25,000 रुपये आ रही है। आपका जो सनफ्लावर निकल रहा है वो आपका, और उसका ऑयल जो निकल रहा है वो आपका इंटरनेशनली जो चीज़ें आप इंपोर्ट करो उससे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो आप तो कोशिश करके उसको इंपोर्ट नहीं होने दे रहे ना। अगर इंपोर्ट होने दें तो फिर हम, तो इशू ये है कि मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि सूरत हाल ऐसे ही की जा रही है हमारे हिसाब से कि हमें बिज़नेस से बाहर निकाला जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बिज़नेस में कोई दो बंदे बैठे हुए हैं, एलपीजी कर रहे हैं, एक आदमी की मोनोपोली है, वो दूसरों को निकालने के लिए सस्ती एलपीजी बेच रहा है। उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके बहुत सारे ताल्लुकात हैं, तो वो इवेंचुअली सब लोग बिजनेस से निकल जाएंगे। इवेंचुअली फिर वो सब के सब उस पर डिपेंडेंट होंगे और ये तबाही का आगाज़ ऐसे ही मेरे कहने का मकसद यही है कि देखें, आप ये बात तो कह रहे हैं हमारे दोस्त जो हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरफ हमें लेके जा रही है कि हम डिपेंडेबिलिटी की तरफ चले जाएं। जिस दिन हम डिपेंडेंट हुए, जिस दिन हमने ज़्यादा ग्रो किया, हाँ वैल्यू एडिशन में मैं मना नहीं कर रहा, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और जब वैल्यू एडिशन आप करेंगे तो बात यह है कि तब आपके पास पैसे होंगे। आप पहली बात तो आपकी इकोनॉमी उधार पे चलती है, पहली आपकी इकोनॉमी IMF के डायरेक्शंस पे चलती है। वर्ल्ड बैंक आपको गाइडलाइंस देता है, वो आपको यही कहता है कि आप डिपेंडेंट बनो, आप डिपेंडेंट बनो, आप डिपेंडेंट बनो। 80% पॉपुलेशन आपकी 1000 रुपये, 2000, 3000 की जो है वो उसके मुंतजर रहे, इमदाद के। हम सब उधार पे चल रहे हैं। देखिए ये भी एक परसेप्शन बन गया है कि हमें IMF कहता है कि आप डिपेंडेंट बनो। मैंने जो अभी बात की थी उसमें डिपेंडेंट नहीं, इनको इंडिपेंडेंट करने की बात की थी। अगर इनके पास सिर्फ राइस, चावल और शुगर कह रहे हैं तो शुगर मिल वाला इनको रगड़ा लगाएगा, वीट वाला गवर्नमेंट के हाथों ये होंगे पेमेंट। नहीं, शायद बात करें ना, मतलब बात सुने, जो आपने बात की ना, शायद आपने जो बात की और इन्होंने जो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की बात की है वही बात है कि जैसे आपने कहा कि जब फसल पक्की हो जाती है, हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है, तो थाने कचहरी के मामलात बढ़ जाते हैं। अब वो किसान तो नहीं करना चाह रहे, शायद वो एक किसी का विजन हो सकता है ना। आपने खुद विजन है, हमारे पुलिस वाले बड़े खुश होते हैं कि टमाटर की फसल उतर रही है कट्ठा में। मैं कहता हूं आपका क्या ताल्लुक, वो कहते हैं वो बिकेगी तो हमारे पास ही आएंगे पैसे। खलील साहब ये भी कोई इसको नहीं कहता, ये कल्चर है, ये हेरिटेज है, फोकस करने की जरूरत है। मैं खलील साहब टमाटर की फसल पक्की हो रही है तो पुलिस वाले खुश हो रहे हैं। देखिए ये अगर ये परसेप्शन है लोगों के जहन में कि जैसे पक्की हो रही है वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये पैसे हमारे पास आएंगे, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है जब आप एफिशिएंसी इंप्रूव करते हो तो आप उनको इंडिपेंडेंट करते हो। ये पुलिस की बात अपना छोड़े, इस तरह से ईद फूड डिपार्टमेंट वाले भी खुश होते हैं जब गंदम तैयार हो रही है, सबने तैयारियां कर ली हैं। जिस तरह से बकरा ईद पे कसाई छुरी तेज करता है, वैसे ही आप प्रोक्योरमेंट वाले ये किस तरह से मुझसे बेहतर जानते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं अगर इनका असर रसूख नहीं है। और इसको क्या करना है कि मैं कह रहा हूं कि वो क्या करते हैं आपको मैकेनिक इस पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, पहले प्रोक्योरमेंट का बता दें, जैसे हम लोग बड़े खुश होते हैं, क्या करते क्या है? आपकी जब प्रोक्योरमेंट सेंटर पे पहुंचती है, गाड़ियां, ट्रक, जिसका जो मीन्स है कि वो ट्रॉली में लाद के ला रहा है या ट्रकों में ला रहा है, वो आके लाइन पे लग जाती है। अब जो वेल कनेक्टेड लोग हैं, जो उस एरिया के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, एग्रेरियन बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तो बिक्री होती है। बल्कि यहाँ तक होता है कि एक मजबूर आम जो हारी होता है जिसके पास 1-2 एकड़ जमीन होती है, वो वहीं पे अपना सौदा ही उनको भी देता है कि भाई ये लो, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कुछ आगे मेरे लाइन पे घर पे लोग बैठे हैं। बहुत अफसोस हुआ ये मैं अगर ये ओवरऑल सिनेरियो ये बना हुआ है हर क्रॉप में, क्योंकि इनको उन 4 क्रॉप से बाहर निकलने नहीं दिया। आपके पास पाकिस्तान में बेस्ट डंडीकट चिली, उमरकोट, ये जो अपना कुंडरी वगैरह सब जगह दुनिया में मानी गई। ये एक पॉलिसी, ब्यूरोक्रेट की पॉलिसी की वजह से उसको बैन किया था एक ज़माने में, जब आपको याद होगा 100 रुपये की मिर्चें हो गई थी और बेनज़ीर मोहतरमा शहीद का जो है वो टेन्योर था। उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट से क्या पूछते हैं जी, महंगी किया करें, बैन कर दें जी। आप ये कहते हैं इंपोर्ट भी करो एक्सपोर्ट भी करो। आपकी कुंडी की जो डंडीकट जो मार्केट में टेस्ट बना चुकी थी वो जा रही होती और आपको दुनिया से सस्ती मिर्च आ रही होती, आप चिली पाउडर बनाते लोगों को देते। इसी तरह से आपके यहाँ जीरा, बेहतरीन जीरा होता है जिसकी आज मार्केट $2000 पर टन है, मिर्चों की मार्केट $2000 पर टन है। इसी तरह से आपका जो है ये फेनल सीड है, कोरिएंडर सीड है, ये सिंध में इन इलाकों में सारी जगह ये होता है। और इसके अलावा जो आप तुखमारिया सीड है जिसको आपको बालंगू कहते हैं, ब्लैक सा होता है, ये सब वो हाई प्राइस है। अगर आप सनफ्लावर पे जाओगे एडिबल ऑयल की, तो एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री उसको एक्सप्लॉइट करेगी कि जी आप लाइन लग गई है तब ये करो। आप इनको डाइवर्सिफाई करो। वेरी वैल्यूएबल व्यूज़ हम बात करें नाज़रीन फूड सिक्योरिटी के हवाले से। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से जब बात करते हैं तो हम अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं अक्सर, फिर क्वालिटी की। लेकिन एक अहम चीज़ जो अक्सर सामने आती है वो ये कि जी प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की जब बात करते हैं तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये 15 से 40% तो होता ही है हमेशा। हुकूमत को भी पता है, रेलेवेंट अथॉरिटी जितनी भी है सबको पता है, लेकिन ना इस पे बेहतरी के लिए आज तक कोई इक़दाम किए गए हैं और ना ही ख़ास तौर पे कोई फ़ंड एलोकेट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। महफूज साहब, ये सिलसिला सदियों तक इसी तरह चलता रहेगा या कुछ सालों में ठीक हो जाएगा? देखिए, जो प्रिसाइज हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर या जिसे हम कहें कि एक एफिशिएंट एग्रीकल्चर, उसमें यही है कि आप लॉसेस कम करें। इशू ये है कि लॉसेस कम करने का हमारे पास एक एनवायरनमेंट नहीं है। आपकी कोई भी अगर फूड उतरता है तो नॉर्मली वो पेरिशेबल होती है। वो पेरिशेबल फूड को ट्रांसपोर्ट, जैसे शोएब साहब ने कहा कि उनकी स्टोरेज की, कोल्ड चेन्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे रोड नेटवर्क्स, ये वो सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। मैं अगर कहीं पे दूर रफ्तार इलाके में, आज टंडोलियार से आगे या किसी और इलाके में, चंबड़ में जैसे मेरी ज़मीन है, अगर मैं वहाँ कोई ऐसी काश्त करता हूँ, मिसाल तौर पे खीरा काश्त करता हूँ, जिसका अगर मुझे लाहौर भेजना है तो आप यकीन करें कि 50% खीरा वेस्ट हो जाएगा यहाँ रास्ते में या मेरे वहाँ पे। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पहले तो एजुकेशन ऑफ द फार्मर। ये एक्सपोर्टर्स बैठे हैं ना शोएब साहब, इनको पता है कि अगर हम इनको प्रॉपर फूड पहुँचा के देंगे, आप कंज्यूमर बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान की चेरी या पाकिस्तान का सेब या पाकिस्तान का आलू खाया होगा। अगर इम्पोर्टेड चीज़ें आ रही हैं तो आप उनकी पैकिंग देख लें और उनकी क्वालिटी देख लें और उनकी सेहत देख लें। बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ ये जो 15 से 40% जो फूड और ग्रेन और वेजिटेबल ख़ास तौर पर हॉर्टिकल्चर, ये जितना वेस्ट होता है, अगर इसकी सिर्फ वैल्यू इसी पे, ये थ्रो अवे प्राइसेस पे, इनसे मेरी ये भी प्रॉब्लम है एक्सपोर्टर से कि थ्रो अवे प्राइसेस पे, डंप प्राइस पे बेचते हैं चीज़ों को। इनका कोशिश यही होती है कि बस किसी मार्केट में फेंक दें। चावल की इन्होंने जो हालत की है साल, वो भी इनको पता है कि कितनी उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई है और उसके पैसे कितने आए। देखें, इशू यही है। हम तो ये कहते हैं कि हमें खुदारा, आप जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, हमारे खड्डों वाले रोडों से अगर आप आम लेके जाएंगे लकड़ी की पेटी में जिसमें कीलें लगी हुई होंगी, तो आप तक कहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल ठीक। फिर आप तक जब पहुँचेंगे तो आप उनको थ्रो अवे और डंपिंग प्राइस पे आप उनको दुबई भेज रहे होंगे या किसी ऐसे खत्ते में भेज रहे होंगे, तो हमारे फिर वैल्यू एडिशन नहीं होगी, हमें फिर इन टर्म्स पैसे नहीं मिलेंगे। हम अपने हारी को क्या देंगे? हम वहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग कोर्स? चाइना में स्कूल बंद नहीं होते, रात को वेकेशनल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, फार्मर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। देखिए, ये हमारा अलमिया है सोसाइटी का कि हम ये एज अ नेशन होके, एज अ टीम होके नहीं सोचते। हमारे पाकिस्तानियों के लिए कहा जाता है, हकीकत बता रहा हूँ, कि अगर 2 जैपनीज़ मिल जाते हैं तो टीम बन जाती है। एक पाकिस्तानी एफिशिएंट होता है, बहुत बेहतरीन, मगर 2 पाकिस्तानी मिल गए तो सियासत शुरू हो जाती है। इशू यही है कि हमारे पास दुनिया में भी फूड की इस वक्त सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टॉक्स मौजूद हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अपनी जो उनकी जो प्रोड्यूस है उनमें भी उनके लॉसेस हैं। मिसाल तौर पे हमारे यहाँ जो अच्छे खाते पीते घराने हैं, उनके आप फ्रिज को कैलकुलेट कर लें, कितना फूड वो फेंकते हैं। बिल्कुल, वो इतना फूड रेस्टोरेंट्स में देख लें, क्या रेस्टोरेंट्स में देख लें कितना फूड फेंकते हैं। तो ये जो फूड वेस्टेज है, ये भी मिलियंस ऑफ टन्स जो है वो पर डे के हिसाब से दुनिया फूड, अच्छा प्रोसेस फूड फेंकती है। और अब यूरोप और अब अमेरिका और अब जापान और अब चीन वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बाई ईयर 2030 हम इस वेस्टेज को कम करेंगे। तो देखिए, इशू यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है वो अब तक सोई हुई है। गवर्नमेंट बहुत सारे एवेन्यूज़ को नहीं पकड़ पा रही। शोएब साहब का एक मिसाल डंडीगढ़ की बात करता हूँ, मैं फिर उस बात पे आऊँगा कि इंटरनेशनल पावर्स क्या चाहते हैं। आपको पता है कि ये मिर्च जो है ये यहाँ से मैक्सिको एक्सपोर्ट होती है, मैक्सिको में प्रोसेस होती है, वहाँ पे वो पिज़्ज़ा के लिए उसका वो टेक्सचर बनते हैं और वो टेक्सचर्ड जो होती है वो रोस्टेड जो आपकी जो है वो फिर अमेरिका जाती है और पिज़्ज़ा हट्स और पिज़्ज़ा सारी जितनी चेन्स हैं इसके थ्रू सारी दुनिया में, क्योंकि इस जैसा टेस्ट किसी और जगह में किसी मिर्च का नहीं है। ये कुंडरी की बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखें कि वहाँ पे पिछले 4 साल से इंटरनली क्या काम हो रहा है। वो जो सीड है
वो अपनी क्वालिटी ख़त्म होता जा रहा है। वो जो सीड है, वो जो प्रोडक्ट है उसकी वो एरोमा जिसकी वजह से वो पिज़्ज़ा में रोस्टेड चिलीज़ के तौर पे इस्तेमाल होती है या टबेस्को सॉस में इस्तेमाल होती है, जो कई 100 गुना ज़्यादा प्राइस पे सेल की जाती है और हमारे नाम से नहीं सेल की जाती, वो अमेरिका और मेक्सिको और इसके नाम से सेल की जाती है। तो जब ये एक्सपोर्टर्स, शम्स साहब, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी भी बरामदात आप करते हैं, चाहे वो चिलीज़ की करें या दूसरी कमोडिटीज़ करें, तो कोई ब्रांड नहीं होता? देखिए, हर शख्स का अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ब्रांड में हो रहा है, पाकिस्तान की जो चिलीज़ है इसकी वजह से ही तो, मसालों की वजह से पाकिस्तान का आज एक वेल नोन ब्रांड पाकिस्तान के 4-5 कंपनी है शम्स साहब। देखिए 2-4 कंपनी, अगर ये सारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर उसी में आ जाएं कि ये काम कर रहे हैं, मैं भी ये करूं, मैं ग्रोअर बन जाऊं कि ये ग्रोअर बन के बहुत कमा रहे हैं, तो ये सारा ख़राब हो जाता है। अभी ये ब्लेम, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये कहते हैं जी एक्सपोर्टर हमें जो है वो सही प्राइस देते। एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर का इतना कम मार्जिन, आज एक्सपोर्टर लॉस कर रहा है। चावल जो खरीदा हुआ है, पिछले 3 साल की क्रॉप एक्सपोर्टरों के वेयर हाउसेज में पड़ी हुई है, उनकी मिलें बंद हैं, आप एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि देखिए क्रॉप का मतलब है 3 साल की क्रॉप पड़ी हुई है स्टॉक में। मेरे अपने वेयर हाउस में 3 क्रॉप पड़ी हुई है। तो ये जब इंटरनेशनल आपके पास भी पड़ी हुई है और प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स के पास भी पड़ी हुई है। देखिए सबके पास पड़ा, क्योंकि रीजन ये है कि आपने उसकी प्राइस कम करनी। मार्केट में एक्सपोर्ट कैसे होता है, ये मार्केट में जब कोई चीज़ आप रखते हो तो उसकी अफोर्डेबिलिटी, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में वो अगर एक बासमती राइस पाकिस्तान से अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $1200 का और इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है $800 का, तो आप बताएं कि इंडिया से वो लेगा, मेरा रिश्तेदार सगा भाई बैठा होगा तो कहेगा नहीं मुझे वहाँ से लेना, मैं कारोबार करने बैठा हूँ। उन्होंने बात, मैं फिर ये कहूँगा कि एजुकेशन की बात, हमारे नेबर में, आप बहुत दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ नेबर को देखें, उसने आपने जो है एजुकेटेड सवाल, इंडिया की अगर चावल की बात करें तो इंडिया तो तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई 105 मिलियन टन चावल की पैदावार करता है। पाकिस्तान तो 6 से 7 105 से भी ज्यादा आप भूल जाए, उनके पास जो है अब 200-300 मिलियन टन चला गया, वो तो 2000 मिलियन टन पैडी पे चले गए, इतना ज्यादा वो तो जो अपना स्टॉक करते हैं। तो ये जो प्राइस का है बेसिकली, वो इसलिए को इकोनॉमी स्केल पे है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, या सीड की क्वालिटी। नहीं, देखिए इस पूरे क्रॉप को की कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो होता है, जो आपका जो एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहा होता है, वो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी की सब्सिडी कैसे देनी है, टारगेटेड देनी है, ये सारी फर्टिलाइजर वालों को दे देनी है। और इंडिया ने ये किया कि वहाँ पर प्राइस की, फर्टिलाइजर वालों से कहा जी आपकी क्या कॉस्ट आती है, उन्होंने कहा जी हमारी ये 500 रुपये की कॉस्ट आती है। उन्होंने कहा आप 500 रुपये में बेचो, जो डिफरेंस है आपका जो, वो हम आपको पे करेंगे। इंडिया इसी चावल की पैदावार कितनी है? इंडिया चावल की पैदावार अभी जो लेटेस्ट आपका जो आया है वो अबाउट जो है पैडी जो है सिर्फ उनकी जो जब भी फिगर आती है पैडी, हम भी चावल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि चावल पैडी फॉर्म में उगता है, ये कभी चावल बना के खेत से काट के नहीं लाते, तो वो कोई अबाउट 1900 कुछ मिलियन टन पे पहुंच चुकी है। इतनी ह्यूज क्रॉप है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इस वक्त नंबर जो 1 पे है वो इंडिया आ गया है। चाइना था किसी ज़माने में, अब नंबर 1 पे इंडिया आ गया प्रोडक्शन में। उन्होंने अपने फार्मर की कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। वहाँ पर पहला काम जो हुआ, क्योंकि आप कोई पॉलिसी देते हो उसको समझने वाला बैठा होना चाहिए ना, वो पढ़े लिखे दिमाग होते हैं। वहाँ पर एजुकेटेड फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर, जैसे हमारे यहाँ होता है ना जी प्रोग्रेसिव फार्मर, तो प्रोग्रेसिव फार्मर कौन होता है? एजुकेटेड फार्मर होता है जो लेटेस्ट टेक्निक यूज कर रहा होता है। और जो भी यहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर है, चाहे वो महफूज हुसैनी साहब हो, बहुत ज्यादा निजामानी हो या कोई भी हो, वो काफी बेहतर। मैं कह रहा हूँ पंजाब में ये राइस की जब बात हो रही है कि प्रोग्रेसिव फार्मर ने वो फ्लडेड जो वाटर खड़ा करके जो मुंजी लगाते हैं ना ये सारे, उसको छोड़ दिया उन्होंने, ड्राई लेजर लेवलिंग जमीन की और उसको प्लांटेशन किया डायरेक्ट, और उससे अच्छी परेकर यील्ड उसने 100 मन से ऊपर लेकर आ गया। अगर दूसरा उसका जो साथी जो 7 वाला एकड़ में लगा के बैठा तो उससे ज्यादा उसकी आई है। तो रिजल्ट ये है कि पहले आपको एजुकेट करना है लोगों को, अपने स्पेशली ग्रोअर को करो, अपने लोगों को करो, ताकि वो जो पॉलिसी जाए उनकी समझ में आए। आपने उनको प्रोग्रेसिव बना के उनको कहना है ये टेक्निक यूज़ करो। अगर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर चंद लोग उसको यूज़ करते हैं, मशीनरी को यूज़ करते हैं और वो बनाते हैं, आपने हर जगह लकूना छोड़ा हुआ है। हर जगह अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पर एक्सपोर्ट ग्रोअर जो है वो एक्सपोर्टर है। अब मैं आपको बताऊँ, देखिए जब आप इतने एफिशिएंट हो जाओगे, अपने ग्रोअर को इतना स्मार्ट कर दोगे कि वो मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ कर रहा है, उसके पढ़े लिखे बच्चे, वो खुद पढ़ा लिखा, वो दुनिया में इंटरनेट से लिंक में। आज जो कमोडिटी प्राइसेस में अप एंड डाउन आता है, उसकी मेन वजह ये है कि जो लोग लिटरेट हैं, कंप्यूटर लिटरेट, वो अपने हैंडफोन स्मार्टफोन पे देख लेते हैं कि कौन सी मार्केट कहाँ क्या हो रही है। तो बम्पर क्रॉप्स जो उगी हैं वो इसलिए हुई कि मास स्केलिंग पे वो लोग गए और उन्होंने अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव किया, प्रोडक्शन बढ़ गई। और साथ ही गवर्नमेंट ने ये करा कि जो सब्सिडीज बिलियंस ऑफ डॉलर की वो लोग खर्च करते थे या पाकिस्तान में जो जाया होती है, उस सब्सिडी को टारगेटेड करके इंप्रूव किया। आप एक आदमी को आप कहते हो जी ये पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, इसके पास
बिजनेस करने के लिए कोई पैसे नहीं, तो आप कहते हैं ये ले 100 पे, ठीक है, आप टारगेटेड करते हैं। ये जो आपका पॉइंट है ना, आई थिंक इट्स वेरी वैलिड पॉइंट कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, देखिए कनाडा भी आपके इल्म में है कि वहाँ ख़ास तौर पे किसानों को तालीम देने के लिए प्रोग्राम्स चॉक आउट होते हैं, देहातों में जाके रिसर्च होती है, एक्सपर्ट्स जाते हैं और उस देहात में जहाँ पे फसल उगती है वहाँ कई दिनों तक स्टे करते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी मैंने देखा है कि काफ़ी बाहर से लोग आते हैं, ख़ासतौर पर गन्ने की फसल के हवाले से, या फिर अभी कुंडली की बात कर रहे थे, लेकिन बड़े स्केल पे नहीं है। एक तो ये बताएं कि अवेयरनेस के हवाले से हुकूमत को हमें ब्लेम करना चाहिए या नहीं। दूसरा ये कि ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, पाकिस्तान इज़ प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, चाहे वो हम सैलाब की बात कर लें, 2010 के सुपर फ्लड की बात कर लें जिसमें हमारी इकॉनमी को तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा, या फिर खुशकसाली की बात करें, अक्सर हम बात करते रहते हैं थर के हवाले से। हुकूमत को आपके ख्याल में हमें कितना बड़ा इल्ज़ाम देना चाहिए? बहुत बड़ा इल्ज़ाम, या सिर्फ हमें कह देंगे जी हुकूमत का नहीं, ये हमारा कसूर भी है? बहुत बड़ा इल्ज़ाम। देखें, हुकूमत का काम होता है हर चीज़ को मॉनिटर करना, हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करना, हर चीज़ को एक मॉडल बना के। चाइना की गवर्नमेंट ने लोगों को कहा था ना कि एक बच्चा पैदा करो, चाइना की गवर्नमेंट ने कहा था ना कि एक यूनिफॉर्म पहनो, चाइना की गवर्नमेंट ने कहा था ना कि आप फौज की तरीके से एग्रीकल्चर करो, फौज की तरीके से खेल करो, फौज। देख, जब गाइडलाइन आपको मिलेंगी, जब आपको एक रास्ता बना के दिया जाएगा तो सारी आवाम उस पर चलेगी। देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। मिसाल तौर पे अगर इंडिया अपनी बहुत बड़ी पैदावार बढ़ा गया है तो इंडिया इस पे भी काम कर रहा है, आपके बनस्पति राइस को उसने अपने नाम पे रजिस्टर करा के, यही हमारे एक्सपोर्टर इसको इंडिया को दुबई में पहुंचा के देते हैं, दुबई से वो उनके नाम पे पैक होकर सारी दुनिया में जाते हैं। साहब नहीं, देखिए अभी यहाँ इनको ये गलती पर है, पहले तो ये बनास्पति नहीं है, बासमती है, और बासमती को रजिस्टर करना एक्सपोर्टर का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। एक्सपोर्टर्स ने क्या ये है कि आप इंडियन को बेचते हैं, इंडियन नहीं, मैं अभी आप पूरी बात सुनिए। आप अगर फॉर एग्जांपल यूएई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए कि इन्होंने पहले तो कहा बनास्पति को इंडिया ने रजिस्टर करा लिया, और एक्सपोर्टर की वजह से। ठीक है। बासमती को इंडिया ने रजिस्टर इसलिए कराया कि हमारी गवर्नमेंट की लथार्जी की वजह से रजिस्टर हो गई। 99 में एग्रीमेंट हुआ। सवाल का एक जवाब देते हैं, और क्या वाकई ऐसा है कि आप इंडियंस को बेचें और इंडियन पाकिस्तानी चावल इंडिया में अगर कोई मार्केट में, दुबई में या किसी इंटरनेशनल मार्केट में ले रहा है, आज वो इंडिया का बेच ही नहीं सकता, क्योंकि आज पाकिस्तानी चावल $200-300 महंगा है इंडिया से, इंडिया सस्ता है। आज जो मार्केट आज है ना, वैसे तो नहीं रहा ना, आप ये तो सूरत-ए-हाल देखिए, 4 साल से 3-4 महीने से ना। नहीं, ये आपको ये स्टार्ट हुआ है। सर बहरहाल देखें, बासमती या बनास्पति या इंडिया, हम ब्लेम गेम में नहीं जा रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, या इस प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे क्या वो गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, जिसकी बिना पे अगर आपके और मेरे दरमियान एक खलीज है एज ए एक्सपोर्टर, और वो तो ये भी तो गवर्नमेंट का इशू है ना, कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इस तरीके से डील करती है कि वो उनका न आप पे चेक बैलेंस है, न उनको हमें सपोर्ट करना है। उन्होंने आपके देखें ना, आप कहने के तो अच्छा है कि जी ओपन छोड़ दें, भाई ओपन कहाँ छोड़ दें? आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ पे आपको वाइट पेजेस, येलो पेजेस 2 किताबें मिलेंगी, जो एक तो वाइट पेजेस में, येलो पेजेस में आपके बिजनेसेस के नंबर होंगे, ये वाइट पेजेस में गवर्नमेंट के नंबर होंगे। सारी उनका सिस्टम जो है वो प्राइवेट सेक्टर चलाता है, बिजली से लेकर एवरीथिंग प्राइवेट। लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मोटी 6 किताबें जिसमें गवर्नमेंट के नंबर हैं, वो सब के सब उनको मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं जो उनको मॉनिटरिंग करती हैं, जो रूल्स बनाती हैं, क्या बात है, जो उनके पैरामीटर्स बनाती हैं कि जी आप इससे आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोई टेढ़ा प्लग निकाल के दिखा दो, कोई पतली तार निकाल के दिखा दो, कोई कॉपर कम वाली तार निकाल के दिखा दो, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम क्यों नहीं मैं हैरान होता हूँ कि वो स्टैंडर्ड बनाते हैं, उनको कैसे उसको वो करते हैं। देखिए बात ये है कि ये एक चीज़ खाली मैं आपको बताऊँ, इंडिया की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ, इंडिया हमसे करीब है, वो कहाँ जा रहा है और बहुत आगे निकल रहा है। एक जगह उन्होंने आइडेंटिफाई किया जी यहाँ पे मूंग की दाल होती है अच्छी, उन्होंने वहाँ की मूंग की दाल की न सिर्फ सपोर्ट की, वहाँ पे प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लगाए, बाहर से जो है वो रिसर्चर्स मंगाए, अपने रिसर्चर्स वहाँ पे छोड़ के दे डेवलप मूंग। आज उनकी मूंग की प्रोडक्ट 1000 रुपये किलो तक की आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगी, कहीं तली हुई, कहीं ये की हुई, कहीं वो की हुई, कहीं फलान की हुई। देखें इशू ये है कि हमारे पास कई ऐसी प्रोडक्ट मौजूद हैं। मिसाल तौर पे ऑस्ट्रेलिया से ही जो है वो आपका यूकलिप्टस ट्री आया, उसने सारी ट्रीज़ को, हमारे नीम ट्रीज़ को, यहाँ पे दूसरी जितनी भी हमारी जो शीशम का दरख्त होता था हमारे पास से,
सरह का दरख्त होता था, ख़त्म कर दिया। वजह ये है कि वो ईजी हर जगह हो जाता था। लेकिन हमें बता दें कि मुझे ये बता दें कि वो उसके कितनी आप प्रोड्यूस निकालते हो। इतनी जो आपने यूकलिप्टस लगाए जिसने सारी इंडिजीनियस प्लांट्स को तबाह कर दिया, जिसने सारी इंडिजीनियस बर्ड्स की स्पीशीज़ को तबाह कर दिया। ऑस्ट्रेलिया उससे 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस फलाना, यूकलिप्टस दिस, यूकलिप्टस दैट। लेकिन हमारे पास कई और चीज़ें मौजूद हैं जिसमें शुएब साहब को भी बताया कितनी चीज़ें हैं जो हमारा, कितने ज़बरदस्त वेदर हैं, कितने ज़बरदस्त इलाके हैं। हम जो है वो यानी हमारे पास अनानास भी हो सकता है, तो हमारे पास ये आप जो ये बैकअप में जो यूज़ होते हैं बड़े हाईली कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो, लेकिन गवर्नमेंट हमें उस चीज़ को सपोर्ट करे ना। हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा हमारे वज़ीर साहब थे जुनेजो साहब, खैर मुँह जुनेजो साहब, उन्होंने कहा जी हम शुगर बीट लगाएंगे। क्या आप ये शुगर केन लगाते हो? शुगर बीट, सारी दुनिया शुगर बीट से निकालती है। आप यकीन करिए उन्होंने फ्री सीड लाए, उन्होंने कोई हमसे 2000 एकड़ पे काश्त करवाई, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काश्त करके दी। हम हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा शुगर बीट इतना बड़ा, इतना जूसी तो वहाँ पर भी नहीं हो रहा जहाँ का ये सीड है। आपको पता है क्या हुआ? शुगर मिल माफिया ने एक भी यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर शुगर बीट की आ जाएगी तो हमारा शुगर केन। माफिया एक्टेड, दे स्टॉप अ फैक्ट्री विच वाज इंस्टॉलिंग नियर बदीन, उसको उन्होंने तबाह कर दिया, स्क्रैप कर दिया। वो दिन आज का दिन किसी ने, क्योंकि हमारे शुगर बीट के उठाने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। न NGO कर सकता है, न शुएब साहब कर सकता है, न महफूज उर्सानी कर सकता है, न खलील साहब कर सकता है। गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी, गवर्नमेंट हैज़ द विजन, गवर्नमेंट हैज़ द और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को ये भी पता है, दुनिया में ये हो रहा है ना शम साहब, कि दुनिया में अगर हम देखें तो जिस रेशियो से आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है उसी रेशियो से फिर आप अपनी प्लानिंग भी करते हैं। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो भी कहे कि 2% हो रही है, चाहे वो ऑफिशियल फिगर्स हो, मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तकरीबन 4% से हमारी ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन 200 मिलियन की पॉपुलेशन है। आने वाले दिनों में जिस तेज़ी से हम 4% की तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, वक्त तो ये आने वाला है कि शायद हम गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, चावल भी इंपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा वक्त नहीं आएगा। इस मुल्क को पाकिस्तान चला रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है, पाकिस्तान नहीं, मतलब गवर्नमेंट नहीं चला रही, अल्लाह ताला चला रहा है। मौसम बेहतरीन, एल निनो इफेक्ट आया, नेबरिंग कंट्री में ड्राउट, पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप वीट की हार्वेस्ट होगी 26 मिलियन टन। इस मुल्क पे अल्लाह ताला का एक खास करम है। तो ये इंसान जब पैदा उसने किया है तो वो भूखा नहीं मरेगा। मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी आपका चावल इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जितना चावल होता है उसकी कंजम्पशन बहुत ही कम है। हम एक्सपोर्ट करते हैं सरप्लस, हमारे पास सरप्लस स्टॉक हो रहा है, लेकिन हमारी जी 7 मिलियन टन, 6.7 मिलियन टन की क्रॉप। 7 मिलियन हो गया। अच्छा देखिए, 7 मिलियन टन में से हमारी जो कंजम्पशन है 2.5, इससे ऊपर जाती नहीं है। हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा डेवलप हुई है। आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। ये जो फ्लड्स आते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, तो इस तरह की सूरत हाल आप समझते हैं कि हम बचे रहेंगे? फ्लड का एक रूट होता है, जब फ्लड आता है तो ज़मीन के हिसाब से चलता है। वो आप देखिए अक्सर उसी एरिया पे चल रहा होता है जहाँ पे ट्रेडिशनली आता है। और कभी भी चावल, 2-3 फ्लड आए हैं, चावल हमेशा हमारे पास मौजूद है, वो एरिया बच जाते हैं। अल्लाह ताला, आप मैंने कहा ना, देखिए इसमें मेन कॉटन के हवाले से शम्स पता क्या, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन कॉटन के हवाले से हम अक्सर कहते थे ना कि जी हम इंशाल्लाह, क्या हो रहा है सर कि जहाँ 15 मिलियन बेल्स तक पहुंचे हुए थे, 10 मिलियन बेल भी बड़ी मुश्किल से, और आपने कोई $2 अरब से ज़्यादा की तो कॉटन इंपोर्ट की है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एफिशिएंसी जब इंप्रूव नहीं होगी, लोकल क्रॉप नहीं बढ़ेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी सही नहीं देगी, तो आपके ये रिजल्ट आएंगे। अगर आप ये कहो कि गवर्नमेंट वही 60s की पॉलिसीज को फॉलो करती रहे, ग्रोअर जो है वो मोहनजोदड़ो की पॉलिसी को फॉलो करता रहे, एक्सपोर्टर कहाँ से बनते हैं? एक्सपोर्टर हम आप ही बनते हैं। आज एक्सपोर्टर के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस नहीं है। अगर इनके पास NTN नंबर है, ये क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये ग्रोअर इंप्रूव हो, ये आगे आए, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, पढ़े लिखे लोग हों। आप जो मैं बीच में बात रह गई थी कि अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट करनी है तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, वेयर हाउसिंग दे दो, साइलोज दे दो, वहाँ स्टॉक रखें, वहाँ आके फिर मार्केट के हिसाब से भेजें, बैंक उसको लोन दे। वो स्टॉक साइलो में हो गया, फर्ज करें जी महफूज साहब का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो बैंक प्लेजर इनको लोन दे, ये जिससे कर्जा लिया हुआ था वो दे दे, इसकी प्राइस जब अच्छी हो तो बेच दें। क्योंकि एक फोर्सेस क्या करती हैं, सप्लाई बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है ना, सप्लाई बढ़ गई, उन्होंने प्राइसेस नीचे आ गई। हमेशा पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब सप्लाई बढ़ती है क्रॉप की, आपकी जो है वो प्राइस नीचे आती है, क्योंकि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है ग्रोअर के पास। दुनिया में आपने जो बात की ना, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए ना, और हो सकता है बड़े आराम से हो सकता है, अगर होना शुरू हो जाए ना, तो यकीन करें कि वी कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? और कोई मुश्किल बात भी नहीं है। साइलोज की अवेलेबिलिटी का मुश्किल काम है, देखिए बैंक की तरफ से फाइनेंस मुश्किल काम है। ये डूएबल आइडिया है, लेकिन बात ये है कि जो जब गैप है ना, जैसे इनके मेरे बीच में गैप है, आपके इनके बीच में गैप है, एक गैप चला आ रहा है। इसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो पॉलिसी मेकर्स है, उनके बीच में भी गैप है। उनका एक माइंड सेट है, जब आप कोई अच्छी बात करोगे वो कहते हैं जो मैं बात करूं वो सारी अच्छी है, लेकिन सामने जो बैठा हुआ स्टेक होल्डर, जो एक्सपोर्टर या ग्रोअर बात करता है वो सारी गलत है। वो जाहिल लोग हैं, ये कहते हैं कि जाहिल है। जब वो इंग्लिश बोल के आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता है ना, कहता है ये जाहिल है। तो वो ये कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये 600 अरब रुपए गवर्नमेंट जिस पर लगाती है, इस 600 अरब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एक दफ़ा वन टाइम, पाकिस्तान में इनको बफर स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बफर स्टॉक ही पड़े होंगे ग्रोअर्स के, वो बैंकों से लिया हुआ है और आप बेच रहे हो, मार्केट आई बेच दिया, निकाला, ये करा, सिक्योर हो गया। कंट्रोल टेम्परेचर वेयर हाउसिंग हो, जहाँ पेरिशेबल चीज़ें आ रही हैं, कोल्ड स्टोर हो, हर आदमी बेस्ट उसमें पॉलिसी को बनाना चाहिए। और एग्रेसिव पॉलिसी जो एग्रीकल्चर की है वो आनी चाहिए, ताकि जो ग्रोअर है, फूड सिक्योरिटी कैसे होती है, अगर वो ग्रो जो कर रहा है, अगर वो घर में नहीं खा सकता। और इसमें तो बहुत सारे ग्रोअर ऐसे हैं जो लेबर वर्क की तौर पे काम कर रहे हैं, वो तो ज़मीनें तो किसी और की हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हुए कराची डिफेंस में रह रहे हैं, लाहौर डिफेंस में रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल यही कि प्रॉब्लम्स क्या है हम सबको पता है, हमने ये डिस्कस भी की और शायद आने वाले कई सालों तक डिस्कस भी करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत के कान पे जून तक नहीं रखनी। जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो पता नहीं कब जागेंगे और इन मसाइल के हल हम तक पहुँचाएँगे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। It was really wonderful having you, Mahfouz साहब. Thank you so much. It is always great having you on the show because जो आप बातें करते हैं बड़ी चुपती हुई बातें भी होती हैं और सच्ची बातें भी होती हैं. Thank you so much for that. शम्स साहब, thank you so much for coming over. वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं. हम तक लेता ही अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.